इस समय हम लोग जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के फिजिक्स डिपार्टमेंट में हैं और ये हमारे साथ हैं अंशुल जो पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हैं और ये जियारफ भी हैं। तो इनसे हम बात करेंगे आज के कुछ मुद्दों पे जैसे कि गर्मी और बाकी सारी चीज़ें अन्य जैसे चुनाव वगैरह। कल हमारे यहाँ बनारस में चुनाव भी है तो इनसे जानना चाहेंगे कि मतलब इसने अभी तक बनारस को क्या समझा और मतलब बनारस के बारे में क्या हम लोग को जानकारी दे सकते हैं। तो आप अपना पहले परिचय दीजिए। मैं अंशुल कुमार भौतिक विज्ञान विभाग का शोध छात्र हूँ और ये मेरे सीनियर हैं और एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं और हम ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मोहम्मद अंसर ये हमारे जूनियर कम दो ज़्यादा है कैमरे के जो पीछे हैं कैमरे के जो पीछे हैं। तो आप मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इंटरव्यू आगे बढ़ाया जाए। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि अभी जो हम देख रहे हैं मतलब जो बच्चे यहाँ से मान लीजिए कि दोपहर में हम लोग मेस में खाना खाने भी जाते हैं तो जो गर्मी की स्थिति है बच्चे जा नहीं रहे हैं मेस में खाना खाने। तो ये क्या जो गर्मी है वो हमेशा हर साल ऐसे ही रहता है या पहली बार इतनी मतलब उच्च लेवल या इतना मतलब अधिक टेम्परेचर का तापमान महसूस कर रहे हैं आप लोग? नहीं, इन 3 सालों में जो पिछले 2 साल गुजरे हैं उसमें मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई खाना खाने ना गया दोपहर में। खाना खाने सब लोग आते थे और बाकायदे टाइम से आते थे और इतना गर्मी कभी नहीं लगा। लेकिन मैं भी खुद पिछले 15 दिन से खाना खाने नहीं जा रहा हूँ दोपहर में। सुबह जाके ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ कैंटीन में, चना वगैरह जो भी मिलता है, पराठे वगैरह, सूप पराठा। तो पहली बार महसूस हुआ इतना झटका कि गर्मी आई है, अच्छे से आई है। तो अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि जैसे कि आपने बोला कि 3 साल आप बनारस में व्यतीत कर चुके हैं तो 3 सालों में पहली बार जो है इतनी ज्यादा टेम्परेचर आप महसूस कर पा रहे हैं तो क्या कारण मानते हैं इसका? मतलब जो चेंजेस आया है जो आपने अनुभव किया है कि किस कारण से ये गर्मी को मतलब इतना अधिक मान रहे हैं कि इतना ज्यादा टेम्परेचर हो? जो गर्मी का सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है कि जो हमारा इन्वायरमेंटल चेंज, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं यानी कि अननेसेसरी चीजें उसमें एक सही टाइम पर नहीं होकर उनकी जो साइकिल है वो परिवर्तित हो जा रही है। बनारस के परिप्रेक्ष्य बात करिए, जैसे वैश्विक स्तर पे तो चीजें, ग्लोबल स्तर पे तो चीजें अलग है। बनारस के स्तर पर देखा जाए तो बनारस में सबसे बड़ा एक मेरे को चीज समझ नहीं आती है यहाँ के लोगों का कि वो सफाई को प्रेफरेंस नहीं देते हैं। अच्छा, जहाँ तक मेरा नजरिया है वो सोचते बस कि हमारा काम निकल जाए उसके बाद चाहे कुछ भी उस चीज का तो कोई मतलब नहीं है कि गंदी है, खराब है, गंदी सड़ी है, उनका मतलब नहीं है चीज है। नहीं तो एक सेकंड, गंदगी का टेम्परेचर से क्या मतलब है? मतलब गंदगी से तो कोई गंदगी से मतलब है जो गंदगी अननेसेसरी इकट्ठी होंगी पॉलीथीन अच्छे का उनको रिसाइकल करने नहीं भेजोगे तो जब वो वहां पड़ी जाएंगी तो बहुत सारी मीथेन गैस, बिल्कुल ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो समस्या है वो होगी। तो इस चीज पे भी ध्यान देने की जरूरत है कि जो पॉलीथीन है, बाकी जो अन्य वेस्टेज है उसको सही जगह पे ही डाला जाए और खासकर उसको मिट्टी के अंदर कर दे तो बेहतर होगा। ये भी एक जिसे सोच छात्र हैं तो अपना साइंटिफिक व्यू दे रहे हैं तो ये भी एक कारण है कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर को बढ़ाने में मतलब एक अहम भूमिका निभा रहा है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि यहाँ का जो वनावक्षण है उसकी कोई केयर नहीं करता है। जो यहाँ पे पेड़ पौधे लगाने हैं या नहीं लगाने हैं उस पर कोई ध्यान नहीं, ना डिपार्टमेंट ना यूनिवर्सिटी। और कोई पेड़ लगा भी दिया जाए किसी के द्वारा उसको पानी टाइम पे नहीं देना, उसको पालना नहीं जाता। यानी ये तो वृक्ष लगा रहे तो उसका कुछ क्या करोगे दिन तक। और इसका छोड़ो पूरे देश में ही कोई एक पुख्ता इंतजाम नहीं किया कि हमें इस इतना पेड़ लगाना है, कोई टारगेट फिक्स नहीं है। कोई एक पेड़ लगाएगा 4 लोग फोटो खिंचाएंगे पॉपुलैरिटी के लिए, मतलब बस दिखावा है। यहाँ पे मैंने भी देखा है जो कैंपस में मैंने भी रहा, मेरा भी कैंपस में कम से कम 5वां साल होने जा रहा है तो कैंपस में अनवरत पेड़ भी काटे जा रहे हैं मतलब बिना मतलब का, जिसका कोई मतलब नहीं है। कहीं भी देखो तो जिससे कोई चीज किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है तभी भी लोग अनवरत ऐसे पेड़ काट दे रहे हैं मतलब बेमतलब का। तो पेड़ काटना भी जो कि बहुत बड़े बड़े पेड़ है, बहुत मोटे मोटे पेड़ है जो बहुत पुराने हैं उनको नहीं काटना चाहिए। तो ये भी एक कारण है। मतलब आप इसको मानते हैं कि नहीं बनारस में ये भी जो पुराने पेड़ हैं वो हमारे देश की धरोहर भी है सबसे पहले और उसके बाद जीवन दाता है और जीवन कैसे करिए उनको मुक्ति मिली, अच्छा जीवन जी सकते हैं, अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी आपको पेड़ रहेगा तो। मेरा मतलब ये है कि हर स्टूडेंट को चाहे वो बीएचयू हो या अदर यूनिवर्सिटी हो या अदर इंस्टीट्यूट हो कम से कम एक इंसान को अपने पीएचडी के दौरान 4-5 पेड़ लगा देना चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल, मैं हम लोग भी लगाया था अपने हॉस्टल में 2 पेड़ मैंने लगाया था, 4 तो नहीं लगाया, एक भी लगा, लेकिन उसका पूरा केयर करता रहो यहाँ पे। वो अच्छे से बड़ा होगा तो अच्छी जलवायु देगा हमें, अच्छा एनवायरनमेंट। बिल्कुल, एक यादें भी रहेंगी। आप जब भी आप इंस्टीट्यूट अपने घूमोगे तो आप कह सकते हो ये मेरा लगाया हुआ पेड़ है। एक अच्छी मतलब स्मृति भी आप छोड़ जाओगे उसके साथ, ये तो अच्छी बात है। प्रतिस्पर्धा के तौर पर देखा जाए तो हम एनवायरनमेंट को बहुत दूर तक अच्छा सही कर सकते हैं। बिल्कुल, माहौल बन सकता है कि एक ट्रेंड बन सकता है कि हाँ भाई यहाँ पहले लोग आते लगे तो नए बच्चे आएंगे वो भी लगाएंगे। आर्टिफिशियल चीजों का भी है, वो भी बढ़ावा हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे है कि मैं देख रहा हूँ कि पहले लोग कूलर से काम चला लेते थे, आज देखिए हर एक लैब में एक एसी तो है ही है सब लैब में ना, मतलब नितांत रूप से, आवश्यक रूप से। लेकिन कई लैब में जो है वो 2-2, 3-3 एसी लगा हुआ है बिना मतलब का। हम लोगों का लैब है, आप इसको वेरीफाई भी करा सकते हैं दूसरे किसी से भी। हम लोग के लैब में एसी नहीं है, हम लोग पंखे के नीचे ही अपना काम करते हैं और मतलब हम लोग इस चीज को सपोर्ट भी करते हैं कि नहीं ठीक है, मतलब इन्वायरमेंट के प्रति इतना तो होना चाहिए कि पंखे से काम चल जा रहा है तो एसी मतलब क्यों करवाना, ठीक है।
तो ये भी मतलब हम हमारे सभी साथी इस चीज का सहयोग भी करते हैं कि नहीं चलो ठीक है, मतलब जब तक उतना महसूस नहीं हो रहा चलो तब तक वैसे पंखे से ही काम चल रहा है। ये भी बात मतलब हम लोग प्रेफर करते हैं इस चीज जो को। एसी है वो कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो है नहीं, करनी पड़ेगा। बिल्कुल कल को अगर गर्मी बढ़ेगी, टेंपरेचर 50 पार जाएगा तो एसी तो खुल जाएंगे ना। और इसका जाएंगे हम लोग। इसका ये भी तो चीज है कि एसी मतलब पूरी तरह से तो वो अच्छा भी नहीं है चीजें, कई जगह तो एसी फट भी रहा है, हमारे पास है नहीं तो संभावनाएं भी कम है। ये भी तो बात है, क्यों? तो डर लगता है, कॉरिडोर में जाते हुए, डिपार्टमेंट कॉरिडोर है, हाँ। उसमें जाते डर लगता है कि इतना एसी चलता है, गर्म हवा आता है, कोई फट जाता है, क्या ही होने हो सकता है वहाँ पे। और इतना यानी कि 20 मीटर का दायरा नहीं है, 20 मीटर के दायरे में और 5 फीट का गैप है, 6 फीट का, और उसमें 20-30 एसी है और इतनी गर्म हवा कहते हैं, उसमें चलते हुए इंसान डांच कर जाए। अब किसी को कोई रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ता, नहीं कि मतलब बच्चों का किसी ने कोई कंप्लेंट भी नहीं किया। कोई कहने वाली नहीं है, हम लोग भी नहीं कहते हैं। नहीं कहेंगे क्यों? कहेंगे तो भाई वो तो पहले सुनवाई नहीं होगी, सुनवाई होगी तो आपका पहले उल्टा चीजों में फंसाया जाएगा, तो बच्चे इस चीज से बचते हैं। लेकिन खुद सोचना चाहिए ना, जो आदमी इस बौद्धिक स्तर पे आ रहा है कि नहीं क्लाइमेट चेंज इस तरह से हो रहा है, इतना ज्यादा टेम्परेचर पहली बार देखा गया, दिल्ली में तो 53-54 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जा रहा है, तो इस पे तो किसी न किसी को तो सोचना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर यही होगा कि एक दिन सब लोग जल के मरेंगे। तो सबसे पहले जनता को सोचना पड़ेगा। जनता जितना नहीं सोचेगी तो सरकार भी नहीं करेगी। जनता क्या, जनता में हम ही लोग आते हैं, हम लोगों को ही सोचना पड़ेगा कहीं तो और एक पेड़ लगाओ, लेकिन उसको अच्छे से पाल के उसको तैयार करके अपना चल पड़ेगा खुद से। अच्छा ठीक है, अब थोड़ी चुनावी मुद्दों पर बात करेंगे, हमारे पास समय कम है, ठीक है। तो ये बताइए कि जैसे कि यहाँ पे तो बीजेपी के जो मेन प्रतिनिधि चेहरा है माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो 10 सालों से यहाँ पे उनका मतलब प्रतिनिधित्व चल रहा है, ठीक है, संसदीय क्षेत्र है। तो 3 सालों में कोई सकारात्मक बदलाव देखे हैं उनके कार्यकाल से? मैं बीच में मुझे 3 साल हो गए हैं और मैं यहाँ पे पास में सी गोवर्धन गाँव है जो कि नगर निगम में आ चुका है, और मुझे नहीं लगता कि वो नगर निगम है, वो मेरे गांव से बेकार बदतर हालत उसकी इस समय है। यानी कि इधर से रास्ते बेकार, पानी की व्यवस्था बेकार, जो सड़क पड़ा है 3 साल बाद मेरे सामने, तो सड़क इसलिए पड़ा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी मंदिर में, रविदास मंदिर में अपनी फैन फॉलोइंग के लिए आए थे, अपने बोर्ड को बढ़ावा देने के लिए आए थे, जिसकी वजह से वो आज तक 2 दिन में रात बिछा गया। और उसका कोई महत्व नहीं है जब तक तुम अपना अंदर का चीजें सही नहीं करोगे, उसका क्या महत्व है? मतलब नगर निगम है क्या उस तरह का साफ सफाई या उस तरह की चीजें नहीं? 3 साल हो गया नगर निगम में आए हुए, हाँ। 3 या 4 साल, और उसमें एक भी क्वालिटी नहीं है कि नगर निगम की नहीं कहूँ की, क्योंकि उसमें 50 साल पुरानी नालियां हैं, वो मट्टी से, गंदगी से, पन्नियों से अटी पड़ी है, और अंदर जाने मन नहीं करता, बारिश पड़ जाए तो बाहर निकलने मन नहीं करता। अच्छा, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा जो है विश्वविद्यालय में कोई ऐसी सुविधाएं जिसको मतलब 3-4 सालों में जो भी आप हैं जो अनुभव किए हो कि नहीं सरकार ने इस चीज को अपग्रेड करके अच्छा किया, चाहे ये चीज करके अच्छा किया, कुछ तो किया होगा। यहाँ पे एक चीज अपडेट हुई है, क्या? वो है यहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी में जो साइबर लाइब्रेरी है, वहाँ पर कंप्यूटर फैसिलिटी बच्चों को दी गई है, और तो मेरे नजरिए से कुछ अच्छा नहीं हुआ। अभी हाल ही में अपग्रेड किया गया है? हाँ, 1 साल पहले। अच्छा, और बस एक चीज ये हुई कि हमारे डिपार्टमेंट के जो नए विभाग अध्यक्ष है, उन्होंने पानी व्यवस्था एकदम बहुत अच्छी कर दी है, और संज्ञान लेते हैं अगर हर लैब का, हर स्टूडेंट का। नहीं अच्छी बात है, स्टूडेंट अगर इसके प्रति सचेत है, हमारे हेड सर को ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहूंगा। आपकी चीजों को यूटिलाइज करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं कि वो बच्चों को परेशानी न हो। मेरी लैब में एक दिन भी आए थे सडनली, तो कह रहे थे कि कोई लेमेसी नहीं, कैसे रिसर्च कर रहे हैं आप? चल रहा है, ठीक है, बस के चले गए। अब इनकी बातों से समझ सकते हैं कि हमारे लैब में टेम्परेचर अधिक होने के बाद भी हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, जो भी हम लोग कर पा रहे हैं, लेकिन हम लोग एसी के लिए उस तरह का कोई त्वरित डिमांड नहीं है कि एसी लगे, पंखे से काम चल जा रहा है। गर्मी है तो गर्मी का सीजन है तो गर्मी रहेगा, कुछ दिनों बाद नॉर्मल होगा तो नॉर्मल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एसी लगाना परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये बात स्थापित है। तो क्या मतलब फिर क्या माहौल है मतलब चुनाव को लेके, नरेंद्र मोदी जी को फिर प्रतिनिधित्व मिलेगा या जो भी काम है? वो तो मैं नहीं कहूँगा जीतेंगे हारेंगे, वो यहाँ की जनता बताती कि जिताना है या हराना है। तो मैं ये कहूँगा अगर वो एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं, एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं, तो जो हमारे देश की एजुकेशन व्यवस्था है, और सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी से छात्र हैं या किसी भी अदर सेंटर से छात्र हैं, उनकी स्कॉलरशिप में 50% की वृद्धि की जाए, क्योंकि महंगाई को देखते हुए उनको बहुत सख्त जरूरत है। क्योंकि अगर वो 8,000 में कब तक सख्त रहेंगे बेचारे, 8,000 में 3,000 खाना खा गए, 3-4 हज़ार का, कभी तो भूखे रहते हैं कि पैसा नहीं आएगा, अगले महीने आएगा नहीं आएगा। इसलिए तो सबसे बड़ी मैं ये कहना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री ने देश के जो यूजीसी है या MHRD है और जो भी एजुकेशन संस्था चला रही है, DST है, हमारे यहाँ SAR भी है, तो सोच छात्र उनकी समस्या सुनी जाए, उनकी स्टडी पे बात की जाए, और उनके रहन सहन के, उनके खाद्यान्न के लिए अच्छे से उनको फंडिंग की जाए। मतलब शोध के लिए व्यवस्थाएं और थोड़ा दुरुस्त करने की जरूरत है, क्योंकि जब से मैं देख रहा हूँ 2014 में जो सरकार बनी थी बीजेपी की, उस टाइम पे जो कांग्रेस सरकार थी उसने जो एजुकेशन बजट दिया था वो 55,000 करोड़ का था हायर एजुकेशन का। लेकिन जब से ये सरकार बीजेपी सरकार 2014 से आई है,
उसके बाद जो एजुकेशन जो बजट है वो घटते घटते 35 करोड़ आ गया। मतलब शिक्षा पे बजट जो है वो शिक्षा मतलब रिसर्च और अनुसंधान और शिक्षा को लेकर जो है उसमें कटौती की जा रही है। और कोई भी यानी कि साल 10 साल में वैकेंसी नहीं आ रही है किसी भी स्टेट में, तो जो शोध छात्र हैं वो 20-30 लाख जॉब करने के लिए परेशान है, फिर कहाँ जाएंगे खाने के लिए। ठीक है, मतलब शोध पे और शिक्षा पे जो है सरकारों को, मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ, कटौती नहीं करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, तभी अनुसंधान और बाकी चीजें दुरुस्त हो पाएंगी देश में। और जो कि ये मतलब जरूरी है एक प्रगतिशील देश के लिए, एक अच्छे समाज को स्थापित करने के लिए ये जरूरी है कि नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य इन जैसे मतलब जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उस पर बजट को जो है और एक बात बढ़ाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी हाईटेक या स्मार्ट की ना बनाए, लेकिन हमारे देश की शिक्षा को हाईटेक बनाए, तो जो शहर है वो जो हमारा देश है वो खुद ही हाईटेक बनाए, तो लोग अपने से अपग्रेड कर लेंगे उस चीज को। लोग अब जब लोगों में जब तक चेतना नहीं होगी, आप कितना भी झुंझुना बजा लो इस चीज का कि नहीं स्मार्ट सिटी हाईटेक सिटी, तो वो लग रहा है कि नहीं सार्थक नहीं होगा। मैं भी इस बात से सहमत हूँ। लोगों में, व्यक्तिगत लोगों में, एक एक लोगों में, इंडिविजुअल लोगों में चेतना डालनी होगी, नहीं तुम हाईटेक हो, तुम स्मार्ट हो, तो सिटी ऑटोमेटिक स्मार्ट हो जाएगी। सही बात है। अब हम थोड़ी सी समय लेंगे आंसर से, उन्होंने फेलोशिप पे काम करते हैं क्योंकि उनका पास JRF नहीं है, ठीक है, तो उनसे हम बात करेंगे अभी, ठीक है। हमारे साथ ये मोहम्मद अंसर है, PhD के शोध छात्र हैं। सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय बताएं। मैं मोहम्मद अंसर हूँ, मैं बनारस यूनिवर्सिटी में शोध करता हूँ और जो है मैं नॉन-नेट फेलो हूँ, लेकिन मेरा JRF नहीं निकल पाया है, तो हम जो है इसी लाइन में काम करते हैं। हमारा भी वही विचार है इसी के मामले में, जैसा अभी इससे पहले हमारे सीनियर जी ने बोला। आपको कितने मतलब टाइम्स हो गए मतलब यहाँ पे पढ़ते हुए, जो भी शोध करते हुए कितने टाइम? मैं 2022 से मेरा एडमिशन का है, मतलब इन्होंने थोड़ा कोविड के चक्कर में हमारा बैच थोड़ा सा आता है, मेरा रजिस्ट्रेशन 21 का 2022 से मेरा चल रहा है। शोध करते करते 2 साल तकरीबन हो गए, तो 2 साल से हो गए हैं BHU में, 1.5-2 साल से। आपको मैंने कैसा लग रहा है शिक्षा, जैसे आपने इसके पहले जो PG कहाँ से किया आपने? मैंने जो है PG जामिया मिलिया इस्लामिया से किया है। जामिया मिलिया इस्लामिया से किया। अच्छा यूनिवर्सिटी है, आप सभी लोग जानते भी होंगे, मतलब जामिया मिलिया इस्लामिया इस बार शायद सबसे ज्यादा IS देने वाला इंस्टीट्यूट भी रहा है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया का इतिहास है, मैं उसको अगर पढ़ाई करूँ तो मैं ही छोटा माना जाऊंगा, ठीक है। तो ये बताइए कि जामिया मिलिया इस्लामिया और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो भी मतलब आप शिक्षा का माहौल देख पा रहे हैं, तो आप मतलब थोड़ा सा कंपैरिजन करके बताइए कि किस मामले में क्या ठीक है। शिक्षा के मामले में ऐसा फर्क खास नहीं दिखा। मैंने देखा है कि यहाँ के जो टीचर हैं, यहाँ के प्रोफेसर, यहाँ बहुत अच्छे प्रोफेसर, वहाँ के बहुत अच्छे प्रोफेसर। मैंने यहाँ और जामिया मिलिया इस्लामिया में खाली तेजी में कमी देखी कि यहाँ थोड़ी सा स्लो चलता है काम और वहाँ थोड़ा तेजी से चलता है। वहाँ रूल्स जो जैसे अटेंडेंस का रूल है, इन सब चीज़ों का तगड़े तरीके से फॉलो किया जाता है। यहाँ थोड़ा सा ढीला बनता। अभी इन्होंने जो है क्या कहते हैं अटेंडेंस का मसला इन्होंने वो किया है, बट इस ऐसे तो अच्छा इंस्टीट्यूट है। जामिया मिलिया इस्लामिया भी अपनी जगह अच्छा है। वहाँ दिल्ली है, दिल्ली का एक्सपोजर अलग होता है, बनारस का शहर अलग है, तो वो एक नजरिया अलग है लोगों का यहाँ का और वहाँ का। बट शहर के मामले में और यहाँ की संस्कृति के मामले में ये ज्यादा देख सकते दिल्ली से, क्योंकि जो है सबसे पुरानी सिटी मानी जाती है बनारस। लेकिन हाँ यूनिवर्सिटी कंपैरिजन किया जाए तो जामिया में थोड़ा सा तेजी से काम चलता है, यहाँ थोड़ा स्लो है, बट काम दोनों जगह अच्छी तरीके से ही किया जा रहा है। मतलब पढ़ाई और बाकी सारी चीजें जबरदस्त है। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना चाह रहे थोड़ा सा स्लो है यहाँ पे। यार मैं PhD में आने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में घुसा हूं, इसलिए शायद मुझे स्लो दिख रहा है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि PG लेवल तक की जो चीजें हैं वो वहाँ पे आपको ज्यादा तेज दिख रहा है और PhD में थोड़ा सा स्लो। तो यहाँ पे ये भी तो है कि BHU में जो है वो बहुत सारे डिपार्टमेंट है इन कंपेरिजन टू जामिया मिलिया इस्लामिया। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो आदमी उसके पास बर्डन भी है, तो इसके कारण भी हो सकता है। तो ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन आपको हल करने तक आपका काम होता है। जहां तक मैं समझाऊं कि BHU में अगर आप टेक्निकली ठीक है, आपका कोई काम रुकता नहीं है, काम होता है, लेकिन लोग हैं यहाँ जो और अच्छे से होता है, काम कंप्लीट करने की इच्छा रखते हैं। मतलब कई जगह होता है, मैंने सुना है कि जो है ऑफिस वाले इच्छा भी नहीं रखते काम कंप्लीट करने की, वो अपना छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों को थोड़ा सा लगना पड़ता है, लेकिन इच्छा रखते हैं काम कंप्लीट करने की, हो जाता है। ठीक, अच्छा बताइए कि आप नॉन-नेट फेलो हैं, ठीक है, आपको नॉन-नेट फेलोशिप में कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटियां ही केवल फेलोशिप देती हैं, जो कि 8,000 अमाउंट होता है, जिसमें हमारा BHU भी आता है। BHU को इंस्टीट्यूट ऑफ यूनियंस का भी दर्जा मिला हुआ है। इसको एक विशेष इंस्टीट्यूट बना के केंद्र सरकार जो है कुछ एक्स्ट्रा फंडिंग देती है कि जिससे आप रिसर्च और बाकी R&D में अपना ज्यादा मतलब चीजों को बढ़ावा दें और उन्नत तरीके से जो है रिसर्च बाकी सारी चीजें हो। तो आपकी उम्र क्या होगी इसमें, मुझे बताइए। सर मेरी उम्र 29 साल है। 29 साल है। 29 साल बच्चे के लिए जो है, कोई भी आदमी, बच्चा मैं क्या बोली, बच्चा नहीं पुरुष हो जाता है, तो पुरुष के लिए जो है वो 8,000 जो रिसर्च के लिए, जो क्योंकि रिसर्च एक बहुत ही क्रिटिकल काम होता है। रिसर्च करने के बाद जो मेरा अनुभव रहा है, बाकी लोगों से भी जो बात किया हूँ, कोई और काम करने पैरेलल नहीं हो पाता है, तो आपका रिसर्च की क्वालिटी डाउन होगी। रिसर्च और बाकी कोई और काम आप पैरेलल नहीं कर सकते। तो क्या आप 8,000 में अपनी खर्चे बाकी चीजें कैसे मैनेज करते हैं? दिक्कत होती है या हो जाता है? देखिए दिक्कत तो होती है 8,000 में, लेकिन एक तरीके से देखा जाए 8,000 में मेरा खाना बेसिक नेसेसिटीज वाला जो हिस्सा है
वो हो जाता है क्योंकि बीएचयू में खाना हमें सस्ता मिल जाता है। मेस का अगर हमारा जो है क्या कहते हैं 50 रुपये की नाइट है, वो अगर हिसाब से रखा जाए तो हमारा 8,000 के अंदर हो जाता है। लेकिन अगर मैं एक बार भी महीने में बाहर जाके खाने की सोचूं तो मेरा पैसा जो है कहते हैं हमेशा उठा पे चला जाएगा। वो तो फिर भी ठीक है, मैं 29 साल का हो गया हूँ और जो है मुझे घर में पैसे देने की इच्छा होती है, लेकिन इस 8,000 में मेरे पास महीने में अगर बहुत मेहनत की तो मेरे पास 1,500 रुपये बच जाते हैं, वरना पैसे बचते 8,000 में कुछ बचता नहीं है। और अगर कहीं गलती से कॉन्फ्रेंस जाना हो गया या फिर कहीं हमें दूसरी जगह जाना पड़ गया तो फिर हमें जो है थोड़ा सा उधार सा लेना पड़ जाता है, क्या कहते हैं कहीं अपना कार्ड को दिखाने के लिए कि हमने क्या काम किया कुछ हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। मैं इनकी बातों को थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहूंगा। जैसे हम लोग का डीआई कॉन्फ्रेंस होता है, एक डीआई करने में जो है हमें मोटा मोटी मैं बताऊँ 6 मैंने 7 से 6-7 के करीब अगर लोकल में कहीं होता है, बड़ी सिटी में हुआ तो 10,000 रुपये खर्च हो जाते हैं। तो आपका तो एक महीने का फेलोशिप 8,000 मतलब कर्जे में होना तो स्वाभाविक सी बात है। तो 8,000 तो मैंने एकदम बकवास है, कुछ मैंने ही नहीं रहता। और इस समय जो है कोई भी जो रिसर्च स्कॉलर है वो इंडिविजुअल नहीं रहता, उसके पास फैमिली की थोड़ी या बहुत जिम्मेदारियां आ जाती हैं और उसको पैरेलल अपने साथ नहीं मैनेज होता। 8,000 बहुत बकवास फेलोशिप है। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन होने के कारण बीएचयू को एटलीस्ट इस पर ध्यान देना चाहिए। और ये 8,000 फेलोशिप कब से मतलब कब से 8,000 मिल रहा है? मेरी नॉलेज से 2008 से 8,000 ही है। ये नॉन नेट यूजीसी की फेलोशिप बढ़ी नहीं है, जब से 8,000 तब से 8,000 है। माना कि जो है कि वो जेआरएफ वाली की फेलोशिप 3 बार शायद बढ़ोतरी हो चुकी है उसमें। वो क्या कहते हैं अभी कुछ महीने पहले ही क्या कहते हैं उसकी बढ़ोतरी हुई है, क्या कहते हैं 31 से 37 पहुंच गया, 31,000 से 37,000 पहुंच गया। लेकिन ये पैसा जो 2008 से मिल रहा है, इतने दिन में जो है क्या कहते हैं अब उस जमाने के अगर हिसाब से सोचा जाए तो वो 8,000 में बहुत ठीक जीवन जी सकते थे। लेकिन हम क्या कहते हैं अगर 1,000 भी रिवाइज होता पर साल तो इसमें 16,000 होता है। एटलीस्ट उतने में तो आदमी आराम से खाने पीने का नहीं सोच पाता, मतलब नहीं सोचता कि नहीं कोई दिक्कत हो रहा है। तो इन्होंने 2008 से रिवाइज नहीं किया, जबकि सीएसआईआर वालों में रिवाइज हो गया। और नेट और नॉन नेट का फेलोशिप का मैं अंतर बता दे रहा हूँ। अगर आपका 0.5 नंबर से चीजें रह जाती है तो आप नेट हो जाते हो, जेआरएफ नहीं होते हो। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि अगर मान लीजिए 1 नंबर से आदमी फेल हो रहा है, नहीं जेआरएफ हो पा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक आदमी जो है वो जेआरएफ हो गया तो उसका बहुत ज्यादा नॉलेज है और एक आदमी के पास नहीं है तो नहीं है। तो इस पर ध्यान देना चाहिए। चूंकि हमारे यहाँ बीएचयू में इसके लिए प्रोटेस्ट भी हुआ, लेकिन जो भी आला अधिकारी थे इस प्रोटेस्ट को, गांधी के देश में इस प्रोटेस्ट को जो है खराब मानते हैं लोग, और बाकी कई लोगों को जो है वो इनरोलमेंट कैंसिल का नोटिस आ गया। मतलब कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये कि एटलीस्ट सुनो तो आप, नहीं खारिज कर दो चीजों को मत करो, लेकिन प्रोटेस्ट गांधी के देश में अगर प्रोटेस्ट नहीं होगा, गांधी के दिन में सत्याग्रह नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा? हम तो मैंने इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो इसमें आप अपनी विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी विरोध को खुले तौर से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आला अधिकारियों ने जो भी बच्चों के साथ किया गलत किया। कई बच्चे अभी भी झेल रहे हैं जो इनरोलमेंट कैंसिल का जो बात हुआ, दीवार की तरफ व्यवहार किया, जो भी है तो जवाब नहीं दिया उन्होंने। बहुत रोष है बच्चों में, बहुत प्रोटेस्ट किया, अभी भी ट्विटर पे चल ही रहा है प्रोटेस्ट। तो ठीक है, बढ़ाने की जरूरत है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस मुद्दे पे ज्यादा से ज्यादा वोट भी करें बनारस में, कि जो भी सरकार जो भी चीजें प्रमोट करती है, क्योंकि मैं भी एक रिसर्च स्कॉलर हूं, मेरा भी नॉन नेट फेलोशिप था, तो मैं इस चीज को, इस पीड़ा को, इस दुख को समझता हूं। तो आप लोग इस चीज को समर्थित कीजिए। जो भी सरकार केंद्र में आए, जो भी इस चीज को समर्थित करे, उसको आप वोट डालें, खुशी से डालें, धूमधाम से डालें वोट। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जरूर देखिए इस वीडियो को, ठीक है? हम लोग आपस में जस्ट एक जनरल कन्वर्सेशन था, तो उम्मीद है कि आप सभी को फायदा होगा इस चीज से।